नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत संवैधानिक निकायों का अध्ययन कर रहे थे। हमने महत्वपूर्ण जो संवैधानिक निकाय हैं उनका अध्ययन कर लिया है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो आज हम अध्ययन करेंगे किसका? NHRC का। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि 2019 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया और उसके तहत जो NHRC है उस NHRC की जो संरचना है उस संरचना में बहुत सारे क्या किए गए? परिवर्तन किए गए। तो कौन कौन से परिवर्तन किए गए और जो मूल आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था उसके उपबंध कौन कौन से हैं, उन दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे? पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए वो आपका क्या हो जाए? सही हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम किसका अध्ययन? NHRC। कौन है? NHRC। ठीक है, NHRC का मतलब हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ठीक है ना, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो इसका अध्ययन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम था ये 1993 में लाया गया था और उसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार। कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993। क्योंकि इसके बारे में तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार अधिनियम 1993 है ये 28 सितंबर, कितने सितंबर को? 28 सितंबर 1993 को क्या किया गया? लागू किया गया। मतलब किसके द्वारा लागू किया गया? राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो इसकी डेट पर क्या बनता है? आपका प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 28 सितंबर 1993 को किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से, एक अध्यादेश के माध्यम से यह लागू किया गया। ठीक। दूसरी बात, 12 अक्टूबर, कब? 12 अक्टूबर 1993 को किसकी स्थापना की गई? ध्यान रखना, 12 अक्टूबर 1993 को NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या की गई? स्थापना की गई। ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, किसके द्वारा? इस अधिनियम के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो अधिनियम था, मतलब ऑर्डिनेंस जो था, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया? जारी किया गया। तो इस ऑर्डिनेंस को संसद ने क्या किया? पारित किया। संसद से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार जो ऑर्डिनेंस था, जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश के रूप में क्या किया? जारी किया, ये अधिनियमित हुआ 8 जनवरी 1994। मतलब इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 8 जनवरी 1994 को। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यह अधिनियम हुआ, यह अधिनियमित हुआ या कानून बना, अधिनियमित हुआ, है ना? क्या हुआ? अधिनियमित हुआ। या दूसरा आप क्या ध्यान रखोगे? राष्ट्रपति की अनुमति या राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको कब मिली या सिग्नेचर कब किए? तो वो ध्यान रखना 8 जनवरी 1994। तो 3 डेट आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में आपको कितनी बातें ध्यान रखनी है? 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है ना। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि कब लागू हुआ, 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया। इसी अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किसकी स्थापना की गई, एनएचआरसी की।
ये जो अधिनियम अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा 28 जनवरी 1993 को लागू किया गया था, ये अधिनियमित हुआ या राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई कब? 28 जनवरी 1994 को। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, अब तक ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम 1993 है, इसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? इसमें अब तक 2 बार क्या किया जा चुका है? 2 बार संशोधन किया जा चुका है, ये भी ध्यान रखना। कितनी बार? 2 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, पहली बार संशोधन हुआ था कब? 2006 में, और दूसरी बार संशोधन हुआ कब? 2019 में। ठीक है, किसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 2 बार संशोधन किया जा चुका है। 2006 में पहली बार और 2019 में क्या किया गया है? लेटेस्ट संशोधन किया गया है। ठीक है, ध्यान रख लो। दूसरा, स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा, मानव अधिकार क्या होते हैं? दूसरा कि मानव अधिकार किनको कहा जाता है? तो एक छोटी सी बात ये भी आप ध्यान रखोगे कि मानव अधिकार क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। तो मानव होने के नाते मानव को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वही कौन होते हैं? आपके मानव अधिकार होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के जो अधिकार प्राप्त होते हैं वही क्या है? मानव अधिकार है। कहने का मतलब आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, बिना किसी भेदभाव का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव का हो गया कि लिंग है, जाति है, धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, राष्ट्रीयता है आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना जो अधिकार प्राप्त होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर यूएनओ के द्वारा सर्वप्रथम, वैश्विक स्तर पर किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा सर्वप्रथम पेरिस में, किसमें? फ्रांस की राजधानी पेरिस में कितनी दिसंबर को? 10 दिसंबर 1948 को किसकी घोषणा की गई? सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की गई। यूनिवर्सली ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन किया गया है ना, डिक्लेरेशन, यूनिवर्सली डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया गया। मतलब ह्यूमन राइट्स की सार्वभौमिक, कौन सी? सार्वभौमिक जो घोषणा है वो कब की गई? वो आपकी की गई कब? 10 दिसंबर 1948 को। कहाँ की गई? पेरिस में की गई। ठीक है ना। या आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि यूएनओ की जो जनरल असेंबली है उस जनरल असेंबली के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली अधिनियम था 217(1) के तहत किसकी घोषणा की गई? सार्वभौमिक मानवाधिकार की क्या की गई? घोषणा की गई। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया गया। ठीक है, इसी वजह से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण, मतलब मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि भारत ने, किसने? भारत ने जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया, तो 1993 ही क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि 1993 में जो पेरिस समझौता था, कौन सा? पेरिस जो समझौता था या पेरिस जो सिद्धांत था, ठीक है ना, इस पेरिस सिद्धांत 1993 को लागू करने के लिए, है ना, पेरिस प्रिंसिपल था 1993 का, इस पेरिस प्रिंसिपल 1993 को लागू करने के लिए भारत ने 1993 में भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया था। ठीक है, पेरिस प्रिंसिपल्स क्या है या पेरिस सिद्धांत क्या है? तो पेरिस सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक देश अपने यहाँ मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एक संस्थान की क्या करेगा? स्थापना करेगा। ठीक है ना, और उसी को पूरा करने के लिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, ये दो बातें और ध्यान रखोगे। अब हम बात करेंगे इसकी संरचना की। भारत में जो मानवाधिकार संरक्षण आयोग है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा की गई। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये हो गया आपका कौन सा? NHRC। ठीक है, इस NHRC का पहला टॉपिक है इसकी संरचना।
पहला टॉपिक हो जाएगा इसकी संरचना, ठीक है ना। संगठनात्मक इसकी संरचना किस प्रकार की है, तो सबसे पहले इसी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब इसकी संरचना जो है ना, इसमें 2019 में जब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया 2019 में, तो संरचना में भी बहुत प्रकार का क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करते चलेंगे। पहली बात, संरचना में आपको पहला क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है ना। मानवाधिकार आयोग का एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। पहले भी एक ही अध्यक्ष था, आज भी एक ही अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन होगा, तो ध्यान से देख लिए। पहले 2 बातें, पहले NHRC का अध्यक्ष, पहले NHRC का अध्यक्ष केवल भारत का सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट जो होते हैं ना, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता था, मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता था, ठीक है ना। ये पहले उपबंध था, मूल जो आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम था कि अध्यक्ष कौन होगा, पहले की बात है, पहले अध्यक्ष कौन होगा, केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होगा। लेकिन 2019 में जो संशोधन किया गया, वो संशोधन क्या किया गया वो ध्यान रखना। अब ध्यान है 2 नंबर, परंतु 2019 के संशोधन के बाद, किसके बाद, 2019 के संशोधन के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है कि अब NHRC का अध्यक्ष, अब NHRC का अध्यक्ष भारत का अध्यक्ष, भारत का सेवानिवृत्त, ध्यान से देखना, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। बहुत ही क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हमने बात की किसकी, संरचना की। तो संरचना में नंबर 1 था आपका क्या, कि इसमें एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि पहले NHRC का अध्यक्ष केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता था, लेकिन अब के लिए मतलब 2019 में क्या किया गया कि अध्यक्ष जो है ना, वो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। बहुत ही ज्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। पर्सन बनने की पूरी संभावना जो है ना, वो यहां से होगी, ठीक है, ध्यान रख लोगे। संरचना में दूसरी बात, ये तो आपकी संरचना की पहली बात। अब संरचना की दूसरी बात की बात करें ना, तो इसमें 5 क्या होते हैं, ध्यान से देखना, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कितने, 5 पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है, ये वर्तमान की बात है। 5 क्या होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पहले कितने हुआ करते थे, पहले 4 पूर्णकालिक सदस्य हुआ करते थे। पहले कितने, 4 पूर्णकालिक सदस्य हुआ करते थे। अभी कितने होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लोगे। कौन कौन से होते हैं, तो वो जरा देखिए। 5 जो आपके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो उसमें देखिए, एक जो है ना, वो तो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत, सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत, सिटिंग जो जज है, तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त, अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, ध्यान रख लोगे। एक तो ये पूर्णकालिक सदस्य होगा। दूसरा देखिए, एक
हाई कोर्ट का, किसी भी का हाई कोर्ट का वही सेवारत, है ना, सिटिंग जज या सेवानिवृत्त, कौन सा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, क्या होगा, न्यायाधीश होगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णकालिक सदस्य होगा। तीसरा देखिए कि तीन सदस्य ऐसे होंगे जिनको मानवाधिकारों का क्या हो, अनुभव हो, वो तीन होंगे। वो क्या होंगे, तीन होंगे। इन तीन में भी इनमें कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है। एक महिला का होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, तो संरचना में हमने सबसे पहले तो किसको देखा, संरचना में हमने सबसे पहले तो देखा किसको, कि अध्यक्ष। ठीक है, और अध्यक्ष के बारे में जो नया उपबंध किया गया है वो आपके सामने मैंने बता ही दिया। दूसरा हमने देखा संरचना में ही कि इसके कितने होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पहले कितने पूर्णकालिक सदस्य हुआ करते थे, 4 हुआ करते थे। आजकल कितने हो गए, 5 हो गए, क्योंकि पहले 2 ही क्या हुआ करते थे, ऐसे सदस्य हुआ करते थे जिनको मानवाधिकारों के क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव हो। लेकिन अभी यहाँ संख्या कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई है। इन 3 में भी क्या होना चाहिए, कम से कम एक महिला का होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 5 पूर्णकालिक सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत सिटिंग जो जज है वो, या सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है वो होगा। किसी भी हाईकोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। और 3 सदस्य ऐसे होंगे जिनको मानवाधिकारों के क्षेत्र का, मानवाधिकारों के संदर्भ में कार्य करने का एक बहुत लंबा क्या हो, अनुभव हो, और उसमें भी कम से कम एक क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। तो पहले कितने थे, 4, अब कितने हो गए, 5। नया ऐड क्या हुआ है, जो अनुभवशील व्यक्ति है उनकी संख्या में 1 क्या कर दिया गया है, वृद्धि कर दी गई है। पहले ये कितने हुआ करते थे, 2 ही हुआ करते थे। ठीक है, ये इसकी संरचना का दूसरा पॉइंट है। संरचना का तीसरा पॉइंट हम देखें तो इसमें 7 क्या होते हैं, पदेन सदस्य भी होते हैं। कितने, संरचना में ही यदि हम जाएं तो 7 क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखना। नंबर 3 आपको ध्यान रखनी है कि 7 पदेन सदस्य होते हैं। 7 पदेन सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। कितने सदस्य होते हैं, 7 पदेन सदस्य होते हैं। पहले कितने हुआ करते थे, तो ध्यान रखना, पहले 4 पदेन सदस्य ही हुआ करते थे। कितने, 4 पदेन सदस्य ही हुआ करते थे। ठीक है ना। आजकल कितने कर दिए गए, 2019 का जो संशोधन है उसके तहत कितने कर दिए गए, 7 कर दिए गए। अब ये 7 कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखना। नंबर 1 तो आपका होगा कौन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है। दूसरा नंबर 2 देखना, वो हो जाएगा नेशनल एससी आयोग का अध्यक्ष। किसका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है का क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। तीसरा देखना, नेशनल एसटी आयोग का अध्यक्ष। तीसरा कौन हो जाएगा, नेशनल शेड्यूल जो ट्राइबल है, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है उसका अध्यक्ष हो जाएगा, है ना। तो नेशनल मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है ना, ध्यान से देख लेना। नेशनल शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है और नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित ट्राइबल कमीशन जो है, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। और एक हुआ करता था नेशनल वुमेन कमीशन का अध्यक्ष, नंबर 4। ठीक है ना। नंबर 4 आपका कौन हो गया, नेशनल वुमेन कमिश्नर, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था। ये 4 पहले भी थे, ये 4 पहले भी थे। ठीक है ना। अभी जो 3 और जोड़े गए हैं उसमें देखिए 5 नंबर का आपका हो जाएगा कि
कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, ये नया जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। 6 नंबर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय, कौन सा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष का क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो गया, ये भी नया जोड़ा गया है। और 7 हो जाएगा कि एक ऐसा चेयरपर्सन है ना, चेयरमैन जो असक्षम होते हैं ना, मतलब डिसेबिलिटी जो होते हैं, चेयरपर्सन ऑफ ए पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज का, है ना, मतलब चेयरमैन ऑफ क्या हो जाएगा? डिसेबिलिटीज, है ना, असक्षम, कौन सा हो जाएगा? चेयरमैन ऑफ डिसेबिलिटीज, है ना, कौन सा हो जाएगा? डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये 7वां नंबर का है। तो ये तो पहले भी थे 4 तो, और ये 3 जो है ना वो क्या किए गए हैं? 2019 में जोड़े गए हैं। तो ये संरचना होती है किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो अब संरचना पर प्रश्न क्या बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब कुल सदस्यों की बात कर लीजिए। तो एक तो आपका क्या होता है भाई इसमें? एक तो आपका अध्यक्ष होता है, 5 इसके क्या होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य, 7 इसके क्या हो गए भाई? पदेन सदस्य। तो टोटल कितने हो गए? 13 सदस्य होते हैं किसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। ठीक है, ध्यान रख लोगे। ये इसकी क्या है? संरचना है। अब हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति की। इनकी नियुक्ति की यदि हम बात करें तो यदि नियुक्ति की बात करें तो वो भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नियुक्ति नंबर 2 कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान देना कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, कौन है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यों की, कितने की? 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर, 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी अध्यक्षता वाली? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली। और उसमें भी कितने सदस्य? 6 सदस्य। मतलब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो 6 सदस्यीय समिति होती है, उस समिति की सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति। ये जो NHRC है उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब इसमें 6 सदस्य कौन कौन से होंगे तो वो भी थोड़ा सा ध्यान से देखना कि एक तो स्वयं कौन हो गए भाई? एक तो आपके कौन हो गए? प्रधानमंत्री हो गए। दूसरे देश के कौन हो गए? गृह मंत्री हो गए। ध्यान से देखना, देश के कौन से? गृह मंत्री हो गए। तीसरे आपके देखना कि लोकसभा जो है उस लोकसभा के अध्यक्ष हो गए। किसके अध्यक्ष? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, फिर देखना आप लोकसभा के अध्यक्ष। फिर देखना राज्य जो सभा है उस राज्यसभा के उपसभापति, गौर करना कौन है? राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं है। ठीक है ना। और फिर देखना लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हो जाएंगे? लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी है कांग्रेस के अभी। और फिर कौन से? राज्यसभा में किसके नेता? विपक्ष के नेता। और अभी कौन है? वो गुलाम नबी आज़ाद हैं। ठीक है, तो ये वो 6 सदस्य हैं। इस 6 सदस्य की जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो 6 सदस्यीय समिति है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है? NHRC के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। तीसरे टॉपिक की बात करें, ये तो नियुक्ति की बात होगी। तीसरे इनके कार्यकाल की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ संशोधन किया गया है। NHRC के सदस्यों का कार्यकाल ये बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखना कि पहले कार्यकाल है ना, पहले कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु,
कौन सी? 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हुआ करता था। ठीक है, ये पहले हुआ करता था। 2019 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। कब? 2019 में। और क्या कर दिया गया कि कार्यकाल अब हो गया 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी क्या हो पहले हो। ठीक है, तो अभी कार्यकाल कितना वर्ष है? 3 वर्ष। 70 वर्ष की आयु तक अधिकतम वो रह सकता है। तो यहां क्या किया गया है? आपका संशोधन किया गया है। तो जो NHRC के जो अध्यक्ष मतलब जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष एवं जो सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, उनका कार्यकाल पहले हुआ करता था 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और अभी 2019 में संशोधन करके कितना कर दिया गया? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी क्या हो पहले हो। ठीक है, और साथ ही में ये भी उपबंध कर दिया गया कि एक बार जो सदस्य बन गया NHRC का, वो पुनर्नियुक्ति के लिए क्या होगा? इलिजिबल होगा, पुनर्नियुक्ति के लिए वो क्या होगा? योग्य होगा। ये उपबंध भी कर दिया गया। किसके द्वारा? 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, ध्यान रख लोगे। प्रश्न आता है 4 नंबर का प्रश्न, देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इनको कैसे हटाया जाएगा, समय से पहले हटाना, है ना। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है 4 नंबर का टॉपिक कि समय से पहले कैसे हटाया जाता है। तो ध्यान रखना कि NHRC के जो सदस्य होते हैं ना, इनको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। दुराचार, दुर्व्यवहार के आधार पर हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। परंतु राष्ट्रपति किसकी सलाह पर हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर ही हटा सकता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि NHRC के सदस्यों को दुराचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि सीधा सा प्रश्न बनता है। तो हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे हटाएगा? सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर ही हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, ये संरचना, कार्यकाल, नियुक्ति और पद से हटाया जाना है किसके बारे में? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। ठीक है, अब हम इसकी कार्यप्रणाली की बात करें कि क्या क्या कार्य करता है, तो ध्यान से देखना, सुनना कि जो मानवाधिकार आयोग है ये क्या करता है? मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य करता है। ठीक है, लोगों में मानवाधिकारों के लिए क्या करता है? जागृति उत्पन्न करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संधि समझौते हैं मानवाधिकारों से संबंधित, उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करवाता है। ठीक है ना। जो जेल हैं, जो बंदी गृह हैं, वहाँ जाकर जीवन के लिए जो अनुकूल, मतलब बंदी गृहों में जो अपराधी हैं उनके लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं या नहीं हैं, उनका क्या करता है? अध्ययन करता है। ठीक है ना। किसी भी प्रकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित यदि शिकायत होती है तो उसकी क्या करता है? जांच करता है। ठीक है ना। चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड ही क्यों ना हो, या आतंकवाद की संलग्नता के कारण से ही मानवाधिकारों का क्या हुआ हो? उल्लंघन हुआ हो, तो उनकी भी क्या करता है? जांच करता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि ये किसके संदर्भ में काम करता है? मानवाधिकारों के संदर्भ में काम करता है। ठीक है। कार्यप्रणाली की यदि आप बात करोगे तो जो NHRC होता है वो एक सलाहकारी संस्था होता है। इसके द्वारा मानवाधिकारों के संदर्भ में जो भी सलाहें सरकार को दी जाती हैं, सरकार उनको मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। दूसरा, मानवाधिकार आयोग ने जो सिफारिश की है, यदि उस सिफारिश पर सरकार एक्शन करती है, उसको अमल में लाती है, तो इसकी सूचना 1 माह के अंदर अंदर किसको देनी होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को या राज्य मानवाधिकार आयोग को देना अनिवार्य होती है। ठीक है। दूसरा, मानवाधिकार जो आयोग होता है ये एक सिविल न्यायालय के सम्मान के इसके क्या होते हैं? पावर्स होते हैं। यद्यपि ये उल्लंघनकर्ता को, मानवाधिकारों का जो उल्लंघन करता है उसको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकता, नहीं किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दे सकता है। हाँ, जो पीड़ित पक्ष है उसको क्षतिपूर्ति देने के लिए या मुआवजा देने की क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। कौन? मानवाधिकार आयोग। ठीक है। अभी मानवाधिकार जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष जो है ना, वो पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू हैं। पहले जो अध्यक्ष थे वो आपके रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।